बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी भगवान बिरसा मुंडा जी की जय। आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। अगर ऐसे जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते मानते हैं, युवावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया होता तो हम में से अनेक लोग आज अंग्रेजों के अधीन रह करके भारत के बड़े बड़े बंगलों में जो अंग्रेजों के होते वहाँ काम करने के लिए विवश रहना पड़ता। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की ये 150वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से ऐसे अनेक महापुरुष, ऐसे अनेक जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, उनके बारे में हम सब सहारनपुर के लोग भी जान पाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी जान पाते हैं, जहाँ उनसे जुड़े हुए शायद प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं भी रहते हैं, तब भी ऐसे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जिला और महानगर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी जी, आदरणीय श्री शीतल बिश्नोई जी, प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री परिषद के साथी श्री जसवंत सैनी जी और श्री ब्रजेश सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्रीमान राजीव गुम्मर जी, श्रीमान देवेंद्र निम जी, श्रीमान चौधरी कीरत सिंह जी, श्रीमान मुकेश चौधरी जी, और सहारनपुर के प्रथम नागरिक के रूप में जिन्होंने जनजाति समाज के बीच में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से काम भी किया, ऐसे डॉक्टर अजय कुमार महापौर जी, हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान संजय गर्ग जी, पूर्व विधायक श्रीमान नरेश सैनी जी, श्रीमान महिपाल माजरा जी, श्रीमान डॉक्टर महाचंद लांबा जी, श्रीमान जगपाल सिंह जी, पूर्व महापौर संजीव बालिया जी, हमारे जिला के महामंत्री और महानगर के महामंत्री डॉक्टर पवन सवई जी और श्री किशोर शर्मा जी, अभियान की दृष्टि से जो काम देख रहे हैं श्री दुष्यंत यादव जी, श्री जितेंद्र जी और मनीष साहिनी जी, और दूसरे भी दुष्यंत सिंह जिला महामंत्री जी, राजपाल सिंह जी जिला सहकारी बैंक के, और मंच पर और मंच के सामने तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ऐसे सभी को मैं सादर अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सब लोगों से आज यहाँ जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मंच पर हमारे बच्चों ने एक कार्यक्रम की प्रस्तुति, उस प्रस्तुति को देख करके या इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले सही में बताइएगा, भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में कितने लोग जानते थे? निसंकोच में जरा हाथ उठाए, कोई पहले जानता था? नहीं जानता, लेकिन आज हम सब लोग जानते, आज इन्हें पूरा देश जानता और देश पूजता है। और इसका श्रेय अगर एक किसी व्यक्ति को देना है तो जन जन के मन में जिन्होंने अपना सम्मानजनक स्थान बनाने का काम किया है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी कुछ समय पहले हम सब लोगों ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाई थी, याद है आप लोगों को? बहुत से लोग नहीं जानते थे कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष, कितना तपस्या, कितना उनका योगदान है। उसके माध्यम से हम जयंती समारोह के माध्यम से 300वीं जयंती वह भी जान पाए। अभी आप सब जानते हैं कि क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोकसभा के चुनाव में 2014 में लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय एक कार्यक्रम चला था रन फॉर यूनिटी, और
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत रत्न में ही हैं, उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार सरोवर बांध केवड़िया है, एकता नगर है, वहां पर बनाने के लिए पूरे देश से लौह संग्रह हुआ था और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा आज गुजरात के एकता नगर में है। और 150वीं जयंती के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को मनाते हैं, जिस प्रकार से हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, उसी प्रकार से सरदार पटेल जी की जयंती के दिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का काम हुआ है। वहां पर भी वो भव्य परेड आदि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिस वंदे मातरम गान को करते हुए हमारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे कितने क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम लिया कि अंग्रेजों की पराधीनता से हमारा देश मुक्त होना चाहिए। वह वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का महामंत्र था, जिसे राष्ट्रगीत के रूप में हम सब गाते हैं। उस वंदे मातरम को लिखे हुए 150 वर्ष पूरे होने का समारोह भी पूरा देश सम्मान के साथ मनाने का काम कर रहा है। 7 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से इसकी शुरुआत की थी। एक और, चूंकि भारत बहुत तीव्र गति से आप सबके समर्थन और आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है, हम विश्व की महाशक्ति के रूप में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की तमाम सारी शक्तियां भारत की इतनी तेज प्रगति को सहन नहीं कर पा रही हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं डाल रही हैं। मैं उस पर बोल नहीं सकता, वो विदेश विभाग का मामला। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, यहां लगा हुआ है, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी। यह इसलिए जरूरत है, हमारे बच्चे बैठे हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए विकसित भारत का बनना जरूरी है। अगर भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा तो दुनिया अगर संकट में होगी तो संकट से मुक्त हो जाएगी। लेकिन जो दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जब उनके हाथ में ताकत आती है तो उस ताकत का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो आप सब जानते हैं। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब से देश अनेक क्षेत्रों में एक लंबी छलांग लगाने का काम किया है। आप सब याद करिए, 2014 से पहले इसी देश का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट के रूप में जानते हैं, आसाम के रूप में जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के रूप में जानते हैं, त्रिपुरा के रूप में जानते हैं, नागालैंड के रूप में जानते हैं, मेघालय के रूप में जानते हैं, मणिपुर के रूप में जानते हैं, वहां अलगाववाद, उग्रवाद लगभग सभी हिस्से में था। लेकिन जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प हो और देश की जनता का आशीर्वाद हो, तो आज अलगाववाद और उग्रवाद से बाहर निकल करके नॉर्थ ईस्ट प्रगति के पथ पर आगे बढ़ गया है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब शासन करने वाले लोग होते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। आप सब जानते हैं, हमारे देश के लगभग आधे हिस्से में पहले नक्सलवाद हुआ करता था, वामपंथी आतंक। उस नक्सलवाद से मुक्त भारत बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लिया है कि 2026 तक हम नक्सलवाद मुक्त भारत को बना देंगे। और उस दिशा में बहुत प्रगति हुई। अखबारों में आप रोज आए दिन देखते होंगे, टेलीविजन पे देखते होंगे कि बड़ी संख्या में जो नक्सलवादियों की एक फौज खड़ी करके रखे थे और राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं और बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने का काम अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने करना शुरू किया। ऐसी तमाम बातें हैं। मैं आप सब लोगों के सामने आज यहाँ पर यही कहूँगा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, भारत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, वंदे मातरम महामंत्र का गान करते हुए अगर अंग्रेजों को खदेड़ दिए
तो अब कोई देश का दुश्मन अगर आस्तीन में सांप बन करके भी छिपा है तो उसको भी खोज निकालेंगे और उसी मंत्र का जाप करते हुए भारत को एक सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो आने से पहले अभी कल आपने देखा है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जिसे एनडीए के रूप में जाना जाता है, ऐतिहासिक विजय। बिहार दुनिया में लोकतंत्र सबसे पहले कहीं था तो वो भारत में था, और भारत में कहीं था तो बिहार में था। वहां पर ऐतिहासिक विजय मिली है। आप सबकी शुभकामना थी, आशीर्वाद था, और उस विजय के लिए मैं यहां सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़े हुए, एनडीए परिवार से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। पहले ऐसे अनेक महापुरुष थे जिनको लोग याद ही नहीं करते थे। लगता था कि अगर वो नेहरू गांधी खानदान में पैदा नहीं हुए तो उनका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जब से देश की बागडोर आई है, आप सब लोगों ने देखा है बिहार के अंदर, आप में से मैं नहीं जानता कितने आप भारत रत्न के नाते जानते होंगे, बिहार के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, ईमानदारी और सादगी का प्रतीक थे। उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार वर्तमान में किया है। आप में से कितने लोग हो जो कर्पूरी ठाकुर जी को जानते हो? बताओ कितने लोग हो? जानते हो सब लोग? कुछ लोग जानते हैं। जानिए, उनका जीवन त्याग है, उनका जीवन राजनीति में रहते हुए तपस्या है। ऐसे महापुरुषों से हमें सबको, वर्तमान को, आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना है। और आज जिनके बारे में जो भी जानना चाहें, आज तो आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के माध्यम से आपके पास एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। हमारे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बड़ा नाम लिया जाता है तो आप में से सहारनपुर के रहने वाले बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने गंगा जी से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान था। लेकिन चूंकि वो नेहरू गांधी खानदान का हिस्सा नहीं थे तो उनको भारत रत्न देने का काम नहीं किया गया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश में भाजपा की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी तो उनको भी यह सम्मान देने का काम किया गया है। ऐसे अनेक विषय हैं। मैं आप सब, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा, पंच प्रण। ये पंच प्रण क्या है? पंच प्रण विकसित भारत का लक्ष्य है। विकसित भारत कब बनेगा? जब हम स्वदेशी अपनाएंगे। विदेशी सामान खरीदना, विदेशी सामान के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, जिस सामान को आप खरीद रहे हो उसमें भारतीयों का पसीना लगाओ, भारतीयों का परिश्रम लगाओ, उस सामान को खरीदने का काम करो। और सहारनपुर तो स्वदेशी सामानों का गढ़ है। यहाँ का बना हुआ सामान सहारनपुर और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में जाता है। ऐसे अनेक क्षेत्रों में सहारनपुर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर सकता है। और हमें स्वदेशी अपनाने का काम, स्वदेशी की दिशा में आगे बढ़ने का काम करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना। हम विदेशों से सामान खरीदने की जगह हम अपने देश में ही बनाएंगे, क्योंकि भारत से ज्यादा उपभोक्ता दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। हम जब अपने देश का बना हुआ सामान खरीदेंगे तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या लक्ष्य है? विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब केवल खजाने में धन का भंडार भर जाए, यह लक्ष्य नहीं है। विकसित भारत का मतलब है गरीब आदमी भी अमीर आदमी बन जाए, उसका जीवन अगर किसी अभाव में है तो उसका जीवन से अभाव दूर हो जाए। अगर देश के अंदर कोई भी जिनके पास अपना रहने का घर नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के मैं 2025 में खड़ा हूं, आज 15 नवंबर को 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दे करके उनको रहने का ठिकाना देने का काम किया। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया है
हम भारत को और हम उत्तर प्रदेश की ओर से कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश को झुग्गी झोपड़ी और कच्चे घर से मुक्त बना करके ही दम लेंगे, वह विकसित भारत हो। चाहे जितना हम आगे बढ़े रहे हो, लेकिन जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई थी, किसी के पास कच्चा घर है तो किसी के पास बिजली नहीं है, किसी के पास पीने का पानी नहीं है, तो कोई बीमार पड़ा तो उसके लिए दवाई नहीं है, कोई गरीब परिवार में अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसके पढ़ाई का कोई प्रबंध नहीं है, अगर कोई शहर में रहता है तो सारी सुविधाएं, गांव में रहता है तो उसके गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है, हर खेत तक पानी नहीं पहुंचता था। बहुत सारे परिवार ऐसे होते थे जिन्हें दोनों समय का भोजन मुश्किल से मिलता था। लेकिन सभी क्षेत्रों में, मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं, बिना भेदभाव के, यह भी नहीं कि कोई भेदभाव, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, बिना भेदभाव के गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए जितनी भी योजना चल रही है, उनको बिना भेदभाव के सबको देने का काम किया गया है और आगे भी किया जाएगा। यह मैं आप सबको कहना चाहता हूं। अभी बिहार के अंदर जो हम लोगों को चुनाव में सफलता मिली, उसमें बहुत बड़ी भूमिका, मतलब संपूर्ण बिहार वासियों की है, लेकिन उसमें महिलाओं ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आधी आबादी होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने लगातार जोर दिया है। वो लखपति दीदी योजना चलाने का, लगातार उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और दूसरे कार्यकाल के अंतिम साल में आप सबको मालूम है, जब नया संसद भवन बना था तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 कानून बना है। आने वाले समय में 100 अगर सांसदों की संख्या है तो उसमें 33 सांसद महिला सांसद ही बनेंगी। यह व्यवस्था करने का काम किया गया। बाकी जो बचेंगे 67 की संख्या में, उसमें महिलाओं के लिए रोक नहीं होती है, महिलाएं वहां भी लड़ सकती हैं। तो मैं अभी एक दिन बात ऐसे हो रही थी, मैंने कहा ये 33%, 66% भी हो सकती हैं। ये ईमानदारी से काम करती है, देश परिवार को ईमानदारी से चलाती हैं। पुरुष अगर 1 लाख रुपए महीना कमाए तो उतना अच्छा घर नहीं चला सकता जितना 10,000 रुपए महीने कमा करके हमारी महिलाएं परिवार को चलाने का काम करती हैं। इसलिए आज मैं यहाँ यह बताना चाह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ की संख्या में हमारी महिलाएं जो है समूहों के साथ जुड़ी हुई हैं। यह संख्या हम 3 करोड़ तक पहुंचाने का काम करेंगे, 3 करोड़ तक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश में उसमें से 1/3 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम करें। यह हम सबका लक्ष्य है। जब हमारा गरीब अमीर बनेगा, जब उसके जीवन से दुखों का पहाड़ हटेगा, आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारा गरीब आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम विकसित बनेंगे, हमारी शक्ति बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा विषय रखा है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। कई बार भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 500 साल बाद जो रामलला का भव्य मंदिर बना, उसको लोग हिंदू और मुसलमान से जोड़ते हैं। एक विदेशी आक्रमणकारी आया, भारत के अंदर एक मंदिर को तोड़ करके वहां पर अपना ढांचा खड़ा कर दिया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले घटिया और घिनौने लोग लगातार दीवार खड़ी करते रहे। लेकिन 500 साल पहले अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी आया, कोई मंदिर को तोड़ करके गया, तो उसके स्थान पर फिर से मंदिर बनना, वह राम मंदिर भी है, वो राष्ट्र मंदिर भी है। यह सदा ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं, आजादी के तत्काल बाद जैसे अयोध्या में रामलला का मंदिर तोड़ करके वहां पर ढांचा खड़ा किया गया था, वैसे ही गुजरात के अंदर भगवान सोमनाथ का, शिव जी के मंदिर को तोड़ करके वहां पर भी इसी प्रकार का ढांचा खड़ा किया गया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा यह गुलामी की निशानी है, इसे हटना चाहिए। उसे हटा करके भगवान सोमनाथ का मंदिर आजादी प्राप्ति के तत्काल बाद बन गया। और अगर वोट चोरी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नहीं बनते, 15 वोट थे कांग्रेस के उस समय की कांग्रेस जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, 15 में से 14 वोट
सरदार पटेल जी के पक्ष में पड़े और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पक्ष में केवल एक वोट पड़ा था और उनको अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया। अन्यथा उसी समय अयोध्या की समस्या, मथुरा की समस्या और काशी की समस्या हल हो गई होती। इस देश में तुष्टीकरण कभी नहीं होता। इस देश में जिस भ्रष्टाचार के कारण हमारी देश की व्यवस्था खोखली हो गई, ये भ्रष्टाचार कभी जन्म नहीं लेता। जिस 370 धारा 370 को हटाने के लिए माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक इंतजार करना पड़ा, वो धारा 370 लगती ही नहीं। और जो पाकिस्तान के कब्जे में काश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में काश्मीर होता ही नहीं। हमारा देश आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में आगे होता। लेकिन आजकल जैसे चुनाव हारते हैं, ये कांग्रेस के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, अभी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, वही कांग्रेस और सपा और राजद, ये तीनों एक ही मतलब तरीके के दल हैं। इनको गुंडे चाहिए, इनको अपराधी चाहिए, इनको कट्टा लेकर के चलने वाले चाहिए, इनको अपहरण करने वाले चाहिए, इनको दंगा करवाने वाले चाहिए, इनको सुशासन नहीं चाहिए, इनको विकास नहीं चाहिए, इनके लक्ष्य में गरीब के जीवन में खुशहाली नहीं है। इनका लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से इनके परिवार की सत्ता बनी रहे, और ये काम भी नहीं करते। आप सब सहारनपुर के लोग हो, धर्म के नाम पर केवल बांट करके अगर ये सोचते हैं कि हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट करके लोगों को सोचते हैं सत्ता पर कब्जा करेंगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूं आज सहारनपुर की धरती से वह युग अब खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे सामने बैठे, चाहे यहां नहीं है, जो सुन रहे होंगे, दिन रात हमारा कार्यकर्ता मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, पार्टी को मजबूत करेगा। और ये श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव जैसे नेता केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे? केवल मोदी जी को गाली देने से इनको वोट मिल जाएगा क्या? बताओ, मिल जाएगा क्या? आज जब चुनाव इनकी पराजय होती है तो फर्जी आरोप लगाते, वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी तो आजादी से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए किया गया, जब सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया। वोट चोरी तो रायबरेली के अंदर लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने, उस समय राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको हरा दिया गया और वह देश की प्रधानमंत्री जबरदस्ती बन गई। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया और चुनाव रद्द करने के बाद देश में आपातकाल थोप दिया गया। वोट चोर कौन है? अगर हम गरीब की सेवा करेंगे, बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम देश के सामने अगर कोई चुनौती आएगी, आतंकवादी हमला होगा, तो उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर करके देश के मान और सम्मान को बढ़ाएंगे। तो देशवासियों का समर्थन हमें मिलेगा कि कांग्रेस को मिलेगा, कि सपा को मिलेगा, कि राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा? ये आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेने वाली समाजवादी पार्टी है। हाई कोर्ट ने मना कर दिया वो मुकदमा वापस लेने से, बाद में मुकदमा चला। उन आतंकवादियों में से कई को आजीवन कारावास, कई को फांसी दी गई। आतंकवादियों का साथ देने वाले भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते, मेरे प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी स्वर्गीय माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मोदी जी को गाली नहीं होती, ये जिन लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उन समस्त देशवासियों को गाली देने का काम किया जाता है। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बहुत बार बैठने का सौभाग्य मिलता है। वो कहते हैं उनकी गाली का जवाब हमें गाली से नहीं दे रहा है। हमारे भारत का लोकतंत्र बहुत शक्तिशाली है और लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। उनकी गाली का जवाब देश की जनता देगी, प्रदेशों की जनता देगी, और उनकी गाली का जवाब देने का काम हो रहा है। इन लोगों ने 2024 के लोकसभा के चुनाव के समय एक दुष्प्रचार किया कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 से अधिक सांसद जीत लेंगे तो ये संविधान बदल देंगे। ये झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है, ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान की पुजारी है, श्रद्धा रखती है। हम संविधान और आरक्षण
खत्म करने की बात तो छोड़िए, उसमें बढ़ोतरी करने का काम किया और आगे भी बढ़ोतरी करने का काम जो भी होगा करेंगे। लेकिन इस प्रकार का दुष्प्रचार करके ये लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें जीत गए मेरे भाई बहन, लेकिन जैसे ही आप सब बताओ, आप हरियाणा के पड़ोस में हो, लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव हरियाणा का हुआ, लोगों को लग रहा था कांग्रेस वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे ही लोगों को लगा कि अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो हरियाणा के अंदर तीसरी बार श्री नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, हम लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में हार गए, इसलिए अखिलेश यादव को मैं बताना चाहता हूं, गलतफहमी निकाल दो कि लोकसभा में आप झूठ बोल करके कुछ सीटें जीत लिए हो, तो अब फर्जी पीडीए की बात करके अगर ये सोचते हो कि आपको उत्तर प्रदेश में 2027 में कुछ सफलता मिलेगी, तो सफलता नहीं मिलेगी, आपको सफाई की यात्रा करने का अवसर मिलेगा, वापस जाने का अवसर मिलेगा। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हुई, महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भाजपा की अगुवाई में हुई, और 2027 में मैं आपसे ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ, हम 2017 दोहराएंगे, ऐतिहासिक अंतर से उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से जीतेंगे, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। और आप विचार करना, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप याद करिए समाजवादी पार्टी के शासन के समय की कानून व्यवस्था। मुझे जब ये मैं सुन करके हैरान था कि जब सपा की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो पुलिस को अपने थाने में ताले लगा करके पुलिस लाइन में रात बितानी पड़ती थी। बताओ सही है कि नहीं सही है? यह समाजवादी पार्टी सरकार का चरित्र था, आतंकवादियों से मुकदमे लेने का, वापस लेने का चरित्र था। आजकल गुमराह करने करके जो सीटें जीत लिए हो, 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता ही उसका हिसाब बराबर कर देगी, ब्याज के साथ हिसाब चुकता करने का काम करेगी। हमारा जनाधार पूरे देश में बढ़ रहा है, हम बिना भेदभाव के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए सही ढंग से काम कर रहे हैं। उस काम को आशीर्वाद और समर्थन हमें मिल रहा है, और ये बौखलाएंगे, इस प्रकार के आरोप लगाएंगे जब इनके पास कुछ नहीं होता, तो जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वो भाषा देश के अंदर श्री राहुल गांधी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर श्री अखिलेश यादव बोलते हैं, बिहार के अंदर श्री तेजस्वी यादव बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी बोलती। लेकिन इनकी बोलती बंद करने की ताकत जनता के हाथ में होती है, और जो इस तरह से बोलने का काम करते हैं उनको जवाब देने का काम लगातार किया जाता है। हम सबको अपने विरासत पर गर्व करना चाहिए। एकता और एकजुटता ये हमारा लक्ष्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर भगवान बिरसा मुंडा जी का उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं जानता हूं सहारनपुर के अंदर कुछ नहीं, लेकिन अगर यहां पर हम जयंती समारोह का कार्यक्रम कर रहे हैं, जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत का यह जो संकल्प है उसको दोहराने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का काम कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हमें अधिकार तो चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्य पालन से पीछे रह जाते हैं। हमारी देश के लिए जिम्मेदारी है। अभी आप सब जानते हैं, अभी आतंकवादी हमला दिल्ली के अंदर भी करने का काम किया गया, और ऐसे लोगों के द्वारा किया गया जो पेशे से चिकित्सक है, जिनकी करोड़ों रुपए खर्च करके उनको MBBS की, MS की डिग्रियां मिलती है, MD बनते, और वह आतंकवादी बनकर के अगर देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो बताइए उनका फन कुचलना चाहिए कि नहीं कुचलना चाहिए? उनका फन कुचलने का काम हो रहा है। हम भारत को आतंकवाद से मुक्त चाहते और सबको आह्वान करना चाहते कि अगर कोई देश का दुश्मन कहीं भी छिप करके रह रहा है, आपको डर लगता है उससे, तो आप गोपनीय ढंग से पुलिस को सूचना दीजिए, हमारे संगठन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को, उनको सूचना दीजिए। हम देश के दुश्मन को, देश को डसने वालों, विषैले नागों को, वो कहीं भी घुसे होंगे, पाताल में भी छिपे होंगे ना, तो वहां से भी निकाल करके उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये आप सबको विश्वास दिलाते हैं। हम विकास चाहते हैं, हम सुशासन चाहते हैं, हम गरीबों की भलाई चाहते हैं, हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। सबके जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, यह लक्ष्य लेकर के हम काम कर रहे हैं। हम सच्चा राम राज्य लाना चाहते हैं, सच्चा सुशासन लाना चाहते हैं। 20 साल से बिहार में हमारी सरकार थी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, फिर हम इतने प्रचंड बहुमत से जीते हैं। कुछ तो अच्छा किए होंगे तभी ना जीते होंगे। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इसलिए अच्छा करते हैं तो जीतते हैं। तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और इन सारे विरोधियों को मैं कहना चाहता हूं जो PM और CM बनने का सपना देख रहे हैं,
2047 तक किसी के लिए वैकेंसी नहीं है। और देश जब तक विकसित नहीं बन जाएगा, प्रदेश जब तक विकसित नहीं बन जाएगा, यह विकास यात्रा जारी रहेगी और भारत के सभी राज्य आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आप सबको आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में एक बार फिर शीश झुकाता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं, इन सब महापुरुषों के बारे में पढ़िए, जानिए और लोगों को बताइए। आज बच्चों को इसलिए बुलाया गया है कि आप भी जानिए, बच्चे सब जाने और पढ़े और समझे। जो भी विद्यालयों के प्रधानाचार्य हैं, जो अध्यापक गण हैं, वह भी आने वाली पीढ़ी को सब कुछ बतावें कि भारत कितना सामर्थ्यवान था। हर क्षेत्र में हमारी सामर्थ्य, लेकिन कितना छिपा करके रखा गया था। हमारा देश का सच ना जानने पावे, अपने देश के महापुरुषों को ना जानने पावे, इसके तमाम सारे कुचक्र किए गए। लेकिन आज वह समय आ गया है, सब कुछ आप जान सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। और जानिए, समझिए, लोगों को बताइए, समझाइए। आज मैं सहारनपुर के इस जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करता हूं। इस देश के 565 रियासतों को अगर भारतीय गणराज्य का हिस्सा सरदार पटेल जी ने नहीं बनाया होता तो इसी देश के 565 देश अलग बने होते और वहां जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता। सरदार पटेल जी को नमन करिए कि उनके आशीर्वाद से हम एक भारत श्रेष्ठ भारत और शक्तिशाली भारत का हिस्सा। वंदे मातरम गान करते हुए जो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा, उनको नमन करिए। उन्होंने भ्रष्ट भारत का स्वप्न नहीं देखा था, जहां भ्रष्टाचार हो, जहां तुष्टीकरण हो, जहां जातिवाद हो, जहां परिवारवाद हो। यह ऐसा भारत वो नहीं देखने के लिए अपने को फांसी के फंदे पर चढ़ाए थे। वो सबका साथ, सबका विकास करने के लिए, सबके जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपने को फांसी के फंदे पर लटकवाने में भी झिझक नहीं किए। अनेक लोगों ने जेल की यातनाएं सही, क्या क्या कष्ट सहा, वह भी आप सब पढ़िए और देखिए और उस दिशा में आगे बढ़िए। और जो हमारे पुरखों ने किया है उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब उनसे अच्छा करके, अच्छा भारत बना करके, उनके स्वप्न का भारत बना करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, बड़ी देर से आप सब आए, मुझे मालूम है, बैठे हैं, सुने हैं। मैं आप सबको बहुत हृदय से शुभकामना देता हुआ, बधाई देता हुआ और 2027 के लिए तैयार रहिएगा, मजबूती से तैयार रहिएगा, यह आह्वान करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सरदार पटेल जी अमर रहे, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।